हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एकदम पढ़ाई बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग का जो है ना क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में भी हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट अध्याय को डिस्कस कर रहे थे, है ना, जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, है ना। और उसमें हम लोगों ने अभी तक कुल 5 पार्ट को कवर कर लिया है, मतलब 5 लेक्चर को कवर कर लिया है। अगर आप उस लेक्चर को ना देखे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले उस लेक्चर को देखिए, है ना, तब इस लेक्चर को देखिए, तब आपको बेहतरीन समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आपको कहीं पर भी जाना है ना, अगर आपको कोई भी चीज को सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कदम लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कूद के चल जाएंगे, है ना। तो शॉर्टकट मत अपनाइए, आप लोग क्या करिए, चीजों को स्टार्टिंग से सीखिए, समझिए, फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको चीजें पूरे ढंग से क्लियर हो जाएगी। और हम जो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का एकदम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा अप लेवल करके पढ़ेंगे अपन, ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इधर उधर भी हो तो हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और उसी लेवल का हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे वाला लेक्चर तो प्लीज आकर के उसको देखिए, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से हमारा तैयारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आप सभी लेक्चर को देख लिए हैं तो आपका इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम है ना। आज हमारा पार्ट 6 है और आज के लेक्चर में हम लोग, है ना, आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, आवेशन की विधियों के ऊपर चल रहे थे। और आवेशन की विधियां में हमने फर्स्ट विधि को डिस्कस किया था जिसका नाम था घर्षण विधि, है ना, या घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं, है ना। आज हम सेकंड विधि को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रेरण विधि। और उसके बाद हम लोग चलेंगे किसके, चालन विधि पर, या फिर पहले चालन को डिस्कस करेंगे तब प्रेरण के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप हम लोग का जो टॉपिक इसमें चल रहा था बाबू, आराम से देखते चलिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था जी, हमारा टॉपिक चल रहा था आवेशन की क्या, आवेशन की विधियां, आवेशन की, आवेशन की विधियां, यही चल रहा था हमारा टॉपिक। आवेशन की जो विधियां होती है वो मुख्यतः क्या होती है, मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः मुख्यतः जो हमारे फिजिक्स के बुक में दिया गया है 3 विधियां होती है। उन 3 विधियों के द्वारा आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, है ना, है ना। तो आवेशन की जो मुख्यतः विधियां होती है, मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः, आवेशित करने की मुख्यतः, आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां होती है। 3 विधियां हैं, है ना। कौन कौन सी है जी, तो सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है कौन विधि, घर्षण विधि। घर्षण विधि, या इसी को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वह चालन विधि, है ना, या फिर इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और जो लास्ट विधि है, तीसरी विधि, वह प्रेरण विधि, या फिर इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं, है ना, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट विधि को डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा पीछे वाला रिकॉल करवा दिया थोड़ा सा, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे या फिर देखे भी होंगे तो रिकॉल हो गया आप लोग का।
इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब पूरा बेहतरीन डिस्कस किया था, है ना, एक एक चीज को डिस्कस किया था इसमें। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे अपने सेकंड मेथड को, और सेकंड मेथड जो है ना वो है क्या, कौन, चालन विधि। चालन विधि, या फिर इसको बोला जाता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। इसमें होता क्या, सुनिए, देखिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना, और है भी सिंपल, ज्यादा टफ तो है नहीं। चालन द्वारा आवेशन जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट ए है, इस पर, जिस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज, कुल आवेश, यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट आराम से देखते चलिए, इस पर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज है 0। अच्छा, टोटल चार्ज 0 होने का मतलब हम बताए थे लास्ट क्लास में कि टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना इसके अंदर प्रोटॉन है उतना इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बस, ठीक है जी। अच्छा, और हमको इसको अब आवेशित करना है, और कौन विधि से आवेशित करना है भाई, चालन विधि से। कौन विधि से, चालन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा वस्तु लाना पड़ेगा जो आवेशित हो, ऑलरेडी आवेशित हो। मान लीजिए एक वस्तु हमने बी लाया, और बी एक ऐसा वस्तु था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो ऑलरेडी क्या था, चार्ज था, पूरा प्लस क्यू आवेश से आवेशित था, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज था, ठीक है ना। इस पर कितना चार्ज है, कुछ चार्ज होगा जी, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, क्लियर चीज है। तो अगर मान लीजिए, अगर आपके पास कोई अनावेश, देखिए चालन विधि में, अगर चालन विधि में के द्वारा अगर किसी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, एक आवेशित वस्तु को चाहिए, है ना। अगर आपके पास कोई आवेशित वस्तु है तो उसके द्वारा आप किसी दूसरे वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, मतलब आवेशित कर सकते हैं, है ना। और जो आवेशित करेंगे उसी विधि को क्या बोलेंगे, चालन विधि या चालन द्वारा आवेशन। अच्छा, इस विधि में किया क्या जाता है बेसिकली, तो अगर आपके पास कोई आवेशित वस्तु है तो उस आवेशित वस्तु को कोई अनावेशित वस्तु को संपर्क में ला दीजिए। मतलब सिंपल, अगर मान लीजिए वस्तु ए था मेरे पास, ऑब्जेक्ट ए है, ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमको इसको चार्ज करना है। क्या करना है भाई, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाया जो ऑलरेडी चार्ज है, एक ऐसा वस्तु हमने लाया बी जो ऑलरेडी क्या है, चार्ज है ना। कोई दिक्कत है क्या, तो जब ऑलरेडी चार्ज है तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इससे क्या किया, क्या करा दिया, क्या करा दिया, एक वायर से जोड़ दिया। आराम से समझिएगा, हमने क्या किया, वस्तु बी को वस्तु ए से क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। हमको इसको आवेशित करना था, तो आवेशित करने के लिए क्या किए हम, वस्तु ए को वस्तु बी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये, इधर का पोटेंशियल ज्यादा है और इधर का पोटेंशियल कम है ना, पॉजिटिव चाहे पोटेंशियल ज्यादा इधर का, तो आवेश जो है ना, सॉरी, जो विद्युत धारा है वो कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इधर से इधर करंट का फ्लो होने लगेगा। और जब करंट का फ्लो इधर से इधर होगा, बी टू ए, तो आवेश का प्रवाह कैसे करना होगा, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर कौन प्रवाहित होने लगेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा जी, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के दिशा के विपरीत। तो अगर विद्युत धारा एन से एन आएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएगा, निकल निकल के इधर जाएगा, और इधर इस पॉजिटिव से मिल मिल करके उदासीन होगा, तो कुछ समय पश्चात होगा का, आप कुछ समय पश्चात पाएंगे कुछ ऐसा, आराम से चीजें देखें, कुछ समय पश्चात आप अगर पाए देखेंगे क्या, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि वस्तु ए है, ओ भाई लमडेंग मन के बाद, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। ये वस्तु ए है, आप उस समय देखेंगे कि वस्तु ए है और ये वस्तु बी है ना, ये वस्तु बी है। तो कुछ समय बाद आप पाएंगे ये कि जो वस्तु ए बी है ना, इस पर कुछ चार्ज कम गया, पॉजिटिव चार्ज जो था थोड़ा सा कम हो गया, है ना, इस पर कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम गया, और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज का हो गया, डेवलप हो गया, है ना। ये वस्तु ए है, ये जो पहले आवेशित था अब ये अनावेशित था, अब क्या हो गया, ये आवेशित हो गया, क्लियर है। बाकी चार्ज का बंटवारा बराबर बराबर होगा कि क्या होगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर।
अगर दोनों मटेरियल आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम मटेरियल और सेम साइज का अगर दोनों हुआ तो उस कंडीशन में दोनों पर आवेश बराबर बराबर बटेगा। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं हुआ, मतलब दोनों सेम मटेरियल का नहीं हुआ और दोनों का आकार सेम नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आवेश का बंटवारा समान रूप से नहीं होगा। क्लियर है चीजें? इसको थोड़ा सा हम आगे लिखेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गया? मतलब चालन विधि में क्या किया जाता है कि अगर आपके पास कोई अनावेशित वस्तु है और अनावेशित वस्तु को अगर आवेशित करना है तो आप सिंपल क्या करिए, एक दूसरा आवेशित वस्तु को लाइए और उसके संपर्क में मतलब उसको एक जोड़ दीजिए, है ना। और जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, आवेश इधर से इधर होगा, है ना, आवेश का प्रवाह होगा। आवेश के प्रवाह के कारण क्या होगा, जो अनावेशित वस्तु है आपका क्या होगा, आपको अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश डेवलप हो जाएगा। जैसा आवेश इस पर था वैसा ही आवेश इस पर भी आ गया। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पर भी जो आवेश आता वो भी क्या होता, निगेटिव। क्लियर है जी? ऐसा बात चलता है किसमें, यह बाबू कौन विधि, चालन विधि। तो चालन विधि के बारे में अगर ऑलरेडी हम लिखना चाहें कि चालन विधि है क्या, किसको बोलते हैं चालन विधि, तो सिंपल क्या बोलेंगे, चालन विधि जो होता है ना, इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो भी रहा है, टच नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, दोनों का संपर्क करवा रहे हैं, नहीं, हाँ वायर से करवा रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट दोनों को टच करवा दीजिए, आप चाहें तो दोनों को क्या करवा दीजिए, टच करवा दीजिए, है ना, या फिर वायर से कनेक्ट कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो इस जो मेथड है, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो हो ही रहा है, सीधा संपर्क तो हो ही रहा है। क्लियर है ना। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, देखिए ये अनावेशित वस्तु है और ये है आवेशित, इसके संपर्क में हम लाए कि नहीं लाए, देखिए वायर के द्वारा, है ना, लाया जाता है तो क्या होता है, अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश डेवलप हो जाता है। देखिए नहीं यार, अगर ये पॉजिटिव था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर ये निगेटिव होता तो इस पर कौन चार्ज आता, निगेटिव, है ना। जैसे यहाँ पे बता ही देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, पी है, ठीक है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज इसका 0 है, इसका टोटल चार्ज कितना है, 0। और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बी है या एस है ना, इस पर चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा जी, अब होगा क्या, तो यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज है तो मतलब इस पर चार्ज है माइनस क्यू, वैसे मान लीजिए। अब हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को टच करवा दिया। अब यहाँ से यहाँ वायर से जोड़े हैं, आप चाहें तो वायर से भी जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सीधा टच भी करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने दोनों को टच करवा दिया, क्या करवा दिया, टच। तो जैसे ही दोनों को हम टच करवाएंगे तो टच करवाने पर होगा क्या बताइए, इन दोनों को हमने क्या किया, टच करवाया, हाँ अब सही है, थोड़ा सा सही है, मैनेज कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास P था और ये मेरे पास S है, हमने P को इससे टच कराया, P मेरा अनावेशित था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, और S पर चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। अब एक बात बताइएगा, है क्या इधर का पोटेंशियल कम है, निगेटिव चार्ज है ना, इधर का पोटेंशियल कम है, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, तो पोटेंशियल इधर कम है, इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, तो होगा का इलेक्ट्रॉन का नहीं जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जाहिर से सोचने वाली बात है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर लोअर पोटेंशियल, इधर हायर, तो इलेक्ट्रॉन करने से जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट का फ्लो जो होता है ना, हम लिख भी देंगे ये बात को, करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ओकर ऑपोजिट होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या होगा, फ्लो होगा, जो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, कौन जाएगा इधर भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का मतलब कौन जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन, इस पर निगेटिव है मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर इस वस्तु पर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, कुछ देर बाद अगर हम दोनों वस्तु को अलग करेंगे, मान लीजिए वस्तु P था और मान लीजिए वस्तु Q है, आराम से, सॉरी S है, हम जैसे दोनों वस्तु को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने के पश्चात हम पाएंगे क्या, पाएंगे कुछ ऐसा कि जो वस्तु P है और जो वस्तु S है, इन दोनों पर क्या हुआ, हाँ,
ये वस्तु P है और ये वस्तु S है। हम पाएंगे क्या, इस पर तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, तो इस पर कुछ निगेटिव चार्ज तो कम हो गया, कुछ निगेटिव चार्ज इस पर कम हो गया और इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ गया और इस तरह से वस्तु P जो था वो भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इस विधि को क्या कहा जाता है भाई, चालन विधि, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड है ये। मतलब अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है चालन विधि के थ्रू, तो सिंपल आप क्या कीजिए, कोई अनावेशित वस्तु को क्या कर दीजिए, आप कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में ला दीजिए। जैसे मेरे पास ये अनावेशित वस्तु था, इसको हमको आवेशित करना था, तो हमने क्या किया, सीधा इसको आवेशित वस्तु के संपर्क में ला दिया, ये हो गया आवेशित। क्लियर है चीजें। लेकिन यहाँ पे एक समस्या क्या है ना, कि कभी भी आप अगर चालन विधि से किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हो, तो आपका उस वस्तु को चालक होना जरूरी है, विद्युत का सुचालक होना जरूरी है। क्योंकि एक बात बताइए, अगर वो वस्तु विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो क्या करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब इधर से आवेश इधर आ रहे हैं, इधर से आवेश इधर जा रहा है, जो भी हो रहा हो, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहे हैं और इधर से निगेटिव चार्ज इधर जा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आवेश का प्रवाह हो रहा है, तभी तो करंट हो रहा है। तो यहाँ पे आवेश का प्रवाह क्यों हो रहा है, कहीं कहीं ना कहीं जो वस्तु है उस चालक है, सुचालक है, तभी इधर वाला आवेश जो है ना इधर फ्लो करके इधर में आ रहा है। अगर वस्तु कंडक्टर नहीं होता, चालक नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि वस्तु मतलब आवेश इधर से इधर प्रवाहित हो पाता, नहीं हो पाता। आवेश का प्रवाह जो होता है ना केवल सुचालक में ही होता है, तनी मानी अर्धचालक में होता है, लेकिन कुचालक में तो बिल्कुल आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जहां पे आवेश है वही पड़ा रहता है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर जो भी चार्ज है, जैसे इधर वाला चार्ज है वो फ्लो करके इधर जा रहा है, फ्लो करके इधर जा रहा है। तो फ्लो करके इधर जा क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वस्तु है ये क्या है, सुचालक है, तभी उसमें आवेश का प्रवाह हो पा रहा है। तो इस विधि के थ्रू, मतलब चालन विधि के थ्रू, हम केवल वैसे वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश का प्रवाह होता किसमें जी, तो चालक में होता है। तो सिंपल वे में अगर बात करें तो आप चालन विधि के थ्रू चालक वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, कुचालक को नहीं कर सकते अपन आवेशित। समझ में आ रहा चीज है, कुचालक को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आवेश का फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आवेश को, अगर मान लीजिए सुचालक, अगर कुचालक वस्तु हो भी, अगर उसको हम वायर से कनेक्ट कर दें, तो क्या उसके अंदर का जो भी चार्ज है फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी, जहां वही पड़ा रहेगा, आवेश इधर से उधर जा ही नहीं सकता उसमें। और जब आवेश इधर से उधर आवागमन नहीं होगा तो क्या लगता है इधर वाला चार्ज उठ के इधर चला जाएगा, नहीं पॉसिबल है भाई। सही है चीज है। तो चालन विधि केवल किसके लिए सही है, सुचालक के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसका डिफिनेशन लिखने का बारी आया कि सर इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, इसका परिभाषा लिख दीजिए, क्या होगा इसका अगर डिफिनेशन आ जाए कि अगर एग्जाम में अगर हमको आ जाए विधि को लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, तो समझते हैं। तो चालन विधि में क्या हो रहा है कि अनावेशित वस्तु को क्या कर रहे हैं, आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जा रहे हैं, और जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को संपर्क में ले जाया जा रहा है, तो अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश डेवलप हो जा रहा है। और इसी विधि को अपन कौन विधि बोल रहे हैं, चालक, है ना, चालन विधि। क्योंकि अगर ये अनावेशित वस्तु पॉजिटिव बॉडी के संपर्क में गया तो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हुआ, और निगेटिव बॉडी के संपर्क में गया तो निगेटिव चार्ज से आवेशित हुआ। क्लियर है चीजें। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी, डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब किसी अनावेशित, जब किसी अनावेशित जब किसी अनावेशित वस्तु को कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई आवेशित वस्तु के कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में है ना लाया जाता है, लाया जाता है, तो उस अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश, उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है
है ना। उसी प्रकृति का मतलब अगर पॉजिटिव के संपर्क में ले जाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव के संपर्क में ले जाएंगे तो निगेटिव, है ना। आवेशन उत्पन्न हो जाता है। तो आवेशन की इस विधि को, तो आवेशन की इस विधि को कौन विधि, चालन विधि, या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। क्लियर है चीजें, ये बात है, ये है चालन विधि। अब एक बात और समझिएगा कि चालन विधि तो समझ गए, एक बात और अगर हम समझाना चाहें आप लोगों को कि ये विधि जो है किसके लिए वैलिड है, क्या सबसे, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है क्या सबको इस विधि से चार्ज कर सकते हैं, तो नहीं, सबको आवेशित करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चालन विधि के थ्रू वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो केवल उसी वस्तु को कर सकते हैं जो सुचालक हो, है ना। अचालक वस्तुओं को या कुचालक वस्तुओं को इस विधि के थ्रू चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो एक बात ये भी अपन लिख देंगे कि यह केवल, है ना, सुचालक, है ना, या इस विधि के द्वारा केवल सुचालकों को आवेशित किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखे, क्या लिखते हैं नीचे, चलो ऊपर ही लिखते हैं फ्रेश एकदम। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट बना के अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा इस बात को कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा केवल सुचालक, है ना, सुचालक पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है ना, सुचालक पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे किसी को आवेशित नहीं कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्यों आवेशित कर सकते हैं उसका कारण हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, आवेश का फ्लो हो रहा है। अगर वस्तु P को वस्तु S के संपर्क में ला रहे हैं तो वस्तु S से इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, मतलब यहाँ से आवेश, यहाँ पे घर्षण वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी वगैरह कुछ नहीं मिला है, बस यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब आवेश का फ्लो। तो आवेश का फ्लो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों वस्तु जो है ना, कंडक्टर है, चालक है। अगर कंडक्टर नहीं होता तो आवेश का फ्लो होने वाला नहीं था, ठीक है चीजें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वगैरह कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो यह जो विधि है चालन विधि, वो किसके द्वारा, किसके लिए वैलिड है भाई, तो जो सुचालक होगा उस वस्तु को हम इस विधि के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और अगर आगे बात करें, हम यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहेंगे कि जो हम ये बात बतेबो किए हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ पे देखिए, इधर का पोटेंशियल ज्यादा था, इधर का पोटेंशियल कम, तो करंट इधर से इधर आया। यहाँ पे कौन आ रहा है, इधर से इधर करंट आई, विद्युत धारा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इधर में बनाया है, समझ में आ रहा है। लेकिन है ना, तो यहाँ पे एक बात हम लिख भी सकते हैं कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो ये भी अगर आप लिखना चाहें तो, हालांकि चीज है नहीं, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं चीजों को, है ना, कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव
की ओर होता है। क्लियर है। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह के विपरीत होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करें होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। सही है जी, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको अगर डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर दे, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वगैरह चाहे जो भी मानना है आप मान सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल बात है। यहाँ पे है उच्च विभव, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है तो यह है उच्च विभव, और यहाँ का पोटेंशियल कम है, यह है निम्न विभव, यह निम्न विभव। तो क्या होगा बताइए, जो करंट का फ्लो होगा वो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट इधर से इधर जाएगा, यहां से आ जाएगा करंट। किसका फ्लो होगा इधर से इधर? करंट का, विद्युत धारा का करंट का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने होगा निम्न पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इधर इधर होगा इलेक्ट्रॉन का, इधर किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन का। बस डायग्राम के द्वारा आप ऐसे याद रख सकते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, आराम से समझिएगा कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल मतलब, आइडेंटिकल कहने का मतलब उसका मटेरियल, साइज, शेप सब सेम है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब डिटो फोटोकॉपी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ, है ना। तो अगर आपके पास, आराम समझिएगा, है ना, मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है ना, और दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना। तो कैसे लिखे अपन, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। आराम समझिएगा, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है, बहुत अच्छा। ए पर जो चार्ज है, ए पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, Q2 चार्ज है, सही है। अब होगा क्या, अगर ये दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुआ, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब हम क्या बताएं? साइज, शेप और मटेरियल सब सेम होना चाहिए, डिटो फोटोकॉपी। यदि यहां पे लिखते हैं कि यदि ए तथा बी, ए तथा बी दोनों कौन ऑब्जेक्ट है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा? तो होगा क्या, अगर मान लीजिए एक वस्तु था जिस पर चार्ज था Q1, बी एक वस्तु है जिस पर चार्ज है Q2, ठीक है। और हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को क्या किया, आपस में जोड़ दिया एक वायर के थ्रू, जैसे भी जोड़ना चाहें। तो वायर के थ्रू जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एक वायर के थ्रू हमने जोड़ दिया दोनों को, तो क्या होगा? आवेश का आवागमन हुआ, या तो चार्ज इधर से इधर गया या इधर से इधर आया, जो भी हुआ हो। फिर बाद में अगर दोनों को सेपरेट किए, अलग अलग किए, मान ली वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो हुआ कुछ ऐसा कि अगर दोनों वस्तु आइडेंटिकल था, आइडेंटिकल मतलब सब चीज डिटो फोटोकॉपी था, तो उस कंडीशन में जो दोनों पर चार्ज बटेगा वो पूरा मतलब क्या बटेगा? आधा आधा बटेगा। मतलब ये दोनों के टोटल चार्ज का आधा आधा आवेश बट जाएगा, है ना। इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना होगा? इन दोनों पर अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज इन दोनों पर कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2, इस पर Q1 इस पर Q2, टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। और चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल था तो इसलिए जो चार्ज बटेगा एकदम आधा आधा बटेगा,
मतलब इस पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2 बटा 2, आधा चार्ज इस पर आ गया, और इस पर चार्ज कितना आ गया Q1 प्लस Q2 बटा 2, आधा चार्ज इस पर आ गया। लेकिन ऐसा कब होगा? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हुआ तब। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं होगा तो उस कंडीशन में चार्ज का बंटवारा आधा आधा नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? तो ये भी आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पर कुछ कुछ चार्ज है, और अगर वे दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हुए, मतलब उनका साइज, शेप, मटेरियल सब सेम हुआ, और उन दोनों को अगर किसी वायर से कनेक्ट किया जाएगा, हाँ सुचालक होना चाहिए, तो क्या होगा? वो दोनों पर जो आवेश बटेगा ना, बराबर बराबर बटेगा। क्लियर है चीजें? है ना? बाकी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के मतलब यहाँ पे लिख भी देते हैं थोड़ा सा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है जी? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वैसा ऑब्जेक्ट, है ना, वैसे दो ऑब्जेक्ट जिनका साइज, शेप, मटेरियल सब सेम हो, वैसा ऑब्जेक्ट, है ना, जिसका वैसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज, शेप तथा मटेरियल सभी समान हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मान लेते हैं दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इसका साइज, शेप, मटेरियल सब सेम है ना, और दोनों पर चार्ज, एक पर चार्ज Q1 था, एक पर चार्ज Q2 था। जैसे ही दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों पर चार्ज एकदम आधा आधा बट जाएगा। दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, इस पर Q1 इस पर Q2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे तो चार्ज 50-50 बढ़ जाएगा, मतलब इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, और उस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। लेकिन कब? जब दोनों आइडेंटिकल होगा तब। ठीक है? तो यहां से भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो बता दिए। ठीक है? अब चलते थोड़ा सा अपन आगे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और चीजें एकदम बेहतरीन समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। कोई भी परेशानी अगर हुआ हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, है ना, उसको हम आपको दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं प्रेरण विधि के ऊपर, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है? फिर अपन चलते हैं प्रेरण विधि के तरफ, तीसरी विधि की तरफ। लिख लिए? चलिए, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं तीसरी विधि का, और तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण विधि। ठीक है ना? और मस्त उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, चीजों को अगर समझ के पढ़े तो आनंद आएगा पढ़ने में भी, और रट के पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है ना? बाकी आप लोग क्या कर रही है, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसका आप लोग क्या करिएगा, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि चीजें कहीं पर भी दिक्कत ना हो। ठीक है? तो अगर नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आपका हथियार रहेगा आपके पास। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात करते हैं अब तीसरी विधि के ऊपर, जिसका नाम है प्रेरण विधि। तीसरा क्या नाम है इसका? प्रेरण। प्रेरण विधि, या फिर इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, सॉरी, चार्जिंग बाय कोई इंडक्शन, इंडक्शन मेथड इसको बोलते हैं बेसिकली। सॉरी, कंडक्शन नहीं बोलते इसको, इंडक्शन बोलते हैं। तो अगर प्रेरण द्वारा आवेशन देखा जाए, है ना, तो कैसे, इसका मतलब क्या है? विद्युत, सॉरी, क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब क्या है? इसका मतलब है आंखों आंखों में इशारा, मतलब विदाउट कांटेक्ट, इसको बिना छूले आवेशित करना है आपको, है ना। क्या है इसका, ये क्या है, जो मेथड है, ये विदाउट कांटेक्ट आपको आवेशित करना है ना, इसको क्या बोलते हैं? विदाउट कांटेक्ट।
विदाउट कॉन्टेक्ट। पीछे वाला जो था वो था डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा संपर्क। यहाँ पे कहा भाई संपर्क नहीं करवाना है आपको, और किससे संपर्क नहीं करवाना है, तो कोई आवेशित वस्तु से। अगर आपको कोई अनावेशित वस्तु दिया जा रहा है और आप उस अनावेशित वस्तु को क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसको कॉन्टेक्ट नहीं करवाना है कोई आवेशित वस्तु से, समझ में आ रहा है ना, और बिना टच करवाए आपको आवेशित कर देना है, तो उस विधि को बोलेंगे अपन को जी प्रेरण विधि। कैसे करेंगे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, आराम समझिएगा, चीजों को समझ में आ भी जाएगा जल्दी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे वस्तु ए है, इस पर कोई चार्ज है नहीं, टोटल चार्ज है इसका 0, कोई आवेश नहीं है, लेकिन हमको इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे जी, चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरा वस्तु लेके आया बी, दूसरा वस्तु लेके आए जो ऑलरेडी आवेशित था पॉजिटिव चार्ज से, इस पर आवेश था। देख टच नहीं करवाना है, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करवाएंगे, देखिएगा हम कोई आवेशित वस्तु से इसको टच नहीं करवाएंगे। हाँ आप अनावेशित से करवा सकते हैं, कंडीशन क्या है, कोई आवेशित वस्तु से टच नहीं करवाना है, क्योंकि आवेशित वस्तु से अगर टच करवा देंगे तो फिर प्रेरण विधि नहीं बचेगा, फिर चालन बन जाएगा, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हमको इसको आवेशित करना है वस्तु ए को। तो आवेशित करने के लिए हमने क्या किया, आवेशित करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली इस प्रेरण विधि में वस्तु ए को आवेशित करने के लिए क्या किया, वस्तु बी को इसके करीब ले गए। देखिए छूना नहीं है, टच नहीं करवाना है, करीब तो जा सकते हैं ना, कंडीशन क्या है, टच नहीं करना है, क्या करीब आ सकते हैं ना, हाँ आ सकते हैं जी, करीब आ सकते हैं, बस कंडीशन है टच नहीं करना है, छूना नहीं है, ठीक है भाई नहीं छुएंगे, क्या दिक्कत है ना, करीब आवे दीजिए, है ना। इस पर चार्ज 0 है ना, इस पर टोटल चार्ज क्या है, मान लीजिए ये वस्तु ये है, हमने क्या किया, इसको पकड़ करके एकदम करीब ले गए, हमने इसको क्या किया, इसके करीब ले गए वस्तु बी को जो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित था, टच नहीं करवाए हैं, खाली करीब ले गए हैं, है कि नहीं बात। जैसे करीब ले जाएंगे तो क्या होगा, इस पे टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या था कि इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, जितना निगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिव को इसके करीब ले गए तो क्या हुआ, इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को नफरत भरी निगाहों से देखेगा, और इसका टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है जितना निगेटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव बराबर है। तो जैसे ही क्या करेंगे, पॉजिटिव को इसके करीब ले जाएंगे तो इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को इसका पॉजिटिव चार्ज नफरत भरी निगाहों से देखेगा, कहेगा भाई हमसे दूर हो जा, कोई बात नहीं हो जाते हैं दूर। तो इसके अंदर का जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो चलाएगा इकोना पर, विकर्षित हो गए, रिपेल हो गए, ले भाई हम तो गए साइड, हमारा तो आज कोई मतलब ना है, ले साइड हो गए। निगेटिव बोला ये सबको क्या करेगा, निगेटिव बोला कोई किससे दिखेगा, प्रेम भरी निगाहों से, है ना, अट्रैक्ट करेगा, ले भाई जितना निगेटिव था इकोना पकड़ लिया, आ गया इधर। समझ में आया, क्या ये वस्तु आवेशित हो गया, मेरा सवाल है ये वस्तु क्या ए आवेशित हो गया, बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं यस सर हो गया पॉजिटिव। अरे भाई आवेशित किधर हो गया, अभी भी तो इसके अंदर पॉजिटिव उतना भी ही है जितना निगेटिव है, बस खाली दोनों सेपरेट हुआ है, पॉजिटिव एक साइड निगेटिव एक साइड। इस पर अभी भी टोटल चार्ज कितना है, इस पर अभी भी टोटल चार्ज तो 0 ही है, क्या इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिटिव इसके अंदर कोई चार्ज इधर उधर गया है, क्या नहीं गया जी। तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव अभी भी है, और पॉजिटिव निगेटिव जब दोनों बराबर है अभी इसमें, तो पता अभी इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, टोटल चार्ज अभी भी 0 है, बस हुआ क्या है जी, तो अभी सेपरेशन हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड चल गया और निगेटिव चार्ज एक साइड आ गया बस, लेकिन अभी भी इसका टोटल चार्ज क्या है, 0 है, अभी आवेशित नहीं हुआ ये, लेकिन हमको करना है आवेशित, हमको क्या करना है आवेशित, कोई बात नहीं जी कर लेंगे। हमने क्या किया, एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेके आया सी, आराम सुनिएगा, हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्या लेके आया सी, अलग से लेके आए, ये भी अनावेशित था, इस पर भी टोटल चार्ज क्या था 0, कोई चार्ज नहीं इस पर बेचारा पे। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपको कांटेक्ट नहीं करवाना है, किससे कांटेक्ट नहीं करवाना है जी, किससे कांटेक्ट नहीं करवाना है, तो कोई आवेशित वस्तु से, कोई आवेशित वस्तु से
कोई आवेशित वस्तु से, कोई आवेशित वस्तु से क्या संपर्क नहीं कराना है। इसका मतलब ये तो हो गया ही ना है, संपर्क नहीं कराना है, यही है इसका कंडीशन। कोई आवेशित वस्तु से संपर्क नहीं कराना है ना, इस प्रेरण विधि का ही भाई कंडीशन है। लेकिन बिना संपर्क करे आवेशित कर देना है, कोई बात नहीं। आवेशित से संपर्क नहीं कराना है, अनावेशित तो करा ही सकते हैं भाई, हाँ करा ले, क्या दिक्कत है। तो अनावेशित वस्तु से संपर्क करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो हमने एक अनावेशित वस्तु से लेके आया, अब क्या हुआ, इसको पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे ताकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता रहे। आराम सुनिएगा, ये वस्तु क्या था, ये वस्तु ए था, ये था, यहाँ पे बी को पकड़ ले रहे हैं, एकदम बढ़िया से कस करके पकड़ ले रहे हैं ताकि क्या करे, रिपेल करता रहे। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, पूरा पॉजिटिव चार्ज से आवेशित था। आराम से समझते चलिए। और इसका निगेटिव चार्ज तो एक कोना पर चला आया था, इधर अट्रैक्शन हुआ था, तो और पॉजिटिव चलाया था एक दने, सब सेपरेट हो गया था सब। अब क्या किए हम, ये वस्तु सी जो मेरे पास अनावेशित था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, हमने क्या किया, इसको इधर से लान के टच करा दिया। अनावेशित वस्तु से तो टच करा ही सकते हैं ना, तो हमने अनावेशित वस्तु से इसको टच करा दिया। ले होगा का, अब टच कराया तो हुआ का, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है कि नहीं बात। टच कराना पक्का होगा, बताइए आप लोग खुद सोचिए, आप समझदार हैं। जैसे टच करवाया वस्तु सी को वस्तु ए से, अब हुआ का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सब क्या था, यहां पे जमा हुआ हो गया था, और जब पॉजिटिव चार्ज सब इस साइड आ गया था तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा था। यहाँ का पोटेंशियल क्या था, ज्यादा, और इधर का पोटेंशियल कम है। पॉजिटिव चार्ज को इस साइड आने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और इधर का पोटेंशियल क्या है, कम है। और पोटेंशियल जैसे ही कम है तो क्या होगा, होगा क्या, करंट फ्लो कर जाएगा, करने से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा सब। पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, है ना। और जैसे ही सब पॉजिटिव इधर से इधर कूद जाएगा, तीनों को सेपरेट कर देंगे, तीनों का कर देंगे सेपरेट। ये वस्तु सी था, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, तीनों को सेपरेट कर दिए हम। हमने क्या किया, तीनों को फिर बाद में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हाँ थोड़ा सा एरो छोटा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। हाँ बाद में हमने तीनों को क्या किया, सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट करेंगे, ये वस्तु ए था, ये वस्तु बी है और ये वस्तु सी है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज था ही, आवेशित था ही, इसमें कोई लफड़ा तो था नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं था। अब हुआ का, जैसे ही क्या हुआ, तीनों को सेपरेट किए। तो आप एक बात बताइए, इधर का पॉजिटिव चार्ज, इधर का पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर आया, इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर आया तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। हालांकि पॉजिटिव किधर इधर उधर कहीं नहीं जाता है, सब खेल तो इलेक्ट्रॉन खेल जाता है। एक्चुअल में पॉजिटिव इधर से इधर नहीं आया होगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होगा, है ना। वो हम दिखा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, तो हम ऐसा दिखा देते हैं कि पॉजिटिव इधर से इधर आ गया, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव कहीं नहीं जाता, सब खेल कौन खेल रहता है, इलेक्ट्रॉन खेल लेता है कि नहीं बात। हाँ तो जब इधर से इधर पॉजिटिव इधर आ गया तो इस पर आ गया पूरा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब एक बात आप खुद बताइएगा कि इधर से जब कुछ पॉजिटिव इधर आ गया तो इधर निगेटिव का हो गया, बढ़ गया होगा, पॉजिटिव इधर कम गया ना। पहले यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव चार्ज चलाया बी में, इधर का पॉजिटिव चार्ज कहां चलाया, बी में चलाया, सॉरी सी में चलाया। और जब यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज वस्तु सी में चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट गया, और पॉजिटिव घट गया मतलब निगेटिव का हो गया, बढ़ गया, मतलब इस वस्तु पर कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, बताइए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए का, ये हुआ पूरा गेम। तो एक बात बताइए, हमने वस्तु ए को बिना कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया, क्या कर लिया, आवेशित कर लिए कि नहीं कर लिए, कर लिए दी, अरे कर लिए नहीं कर लिए, कर लिए। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि, ठीक है ना। इसमें एक अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बनता है कि अर्थिंग के द्वारा कैसे करेंगे, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, है ना। तो
आप इतना समझ गए होंगे कि प्रेरण विधि में होगा क्या। तो प्रेरण विधि अगर कोई पूछेगा आपसे कि प्रेरण विधि है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि जब किसी अनावेशित वस्तु को कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, यहाँ पे देखिए संपर्क में नहीं लाए हैं, लाए हैं का नहीं लाए हैं, बिना संपर्क में लाए। देखिए ये अनावेशित वस्तु था, ये अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं ले गए, खाली करीब ले गए लेकिन संपर्क में नहीं ले गए हैं। किसके संपर्क में लाए हैं? अनावेशित वस्तु के ही संपर्क में लाए हैं, आवेशित के संपर्क में नहीं लाए हम। और बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए इसको क्या कर लिए हैं हम? आवेशित कर लिए। तो इसी विधि को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। क्लियर है? या प्रेरण द्वारा आवेशन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें, ठीक है ना। अगर आपको इस चीज लिखना चाहें, इस चीज को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डिफिनेशन अगर इसका लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई या जब किसी अनावेशित वस्तु को जब किसी अनावेशित वस्तु को कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना आवेशित किया जाता है, तो आवेशन की इस विधि को प्रेरण विधि ना, प्रेरण विधि या प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। सही है चीजें। तो ये है प्रेरण विधि या प्रेरण द्वारा आवेशन। अच्छा, एक तरीका और है इसको आवेशित करने का, कि तो भाई ऐसी वस्तु से बताएं, एक अर्थिंग के द्वारा भी किताब में लिखा रहता है कि आप अर्थिंग करके भी आप क्या कर सकते हो, कोई अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है अर्थिंग के द्वारा भी, ठीक है ना। तो उसको भी अपन पढ़ ही लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। उसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं ताकि अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेंगे। अब आधा आधा करके पढ़ाएंगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा आप लोगों को, तो उसको भी लगले पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो क्या होता है समझिएगा। अब समझिए, एक तरीका और होता है इसमें आवेशित करने का अर्थिंग के द्वारा। अब एक बात और भी समझ जाइएगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे ही कोई वस्तु को इसके संपर्क में ला रहे हैं तो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब ईवी जो विधि है किसके लिए संभव है भाई? तो ईवी विधि जो है ना, चालकों के लिए पॉसिबल है। इस विधि के द्वारा भी हम किसको आवेशित कर सकते हैं भाई? चालकों को। और चालकों को इसके द्वारा भी आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है ना आवेश पड़ा रहता है अचालक में, है ना। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आवेश का फ्लो हो रहा है, यहाँ से आवेश इधर इधर जा रहे हैं। तो आवेश जब इधर से इधर जा रहा है तो आवेश का फ्लो हो रहा है, और आवेश का फ्लो केवल किसमें होता है? चालकों में होता है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके हम यहाँ इसके करीब ला रहे हैं, तो करीब लाने पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज एक साइड जा रहा है और निगेटिव चार्ज एक साइड आ रहा है। क्यों आ रहा है जी ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं चालक है,
चालक है तभी इधर से इधर चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर चला रहा है, निगेटिव चार्ज फ्लो करके इधर चला रहा है। अगर यही कुचालक होता तो इसमें आवेश का फ्लो नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता। सही चीजें, तो पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेट नहीं होते, फिर जहां वही पड़ल रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ पॉजिटिव एक साइड निगेटिव एक साइड चला रहा है, ना कहीं क्या है, चालक है, तभी इसके अंदर का जो चार्ज है फ्लो करके पॉजिटिव एक साइड और निगेटिव एक साइड हो जा रहा है। सही है ना। तो ई विधि भी जो है ना, ई विधि भी जो है किसके लिए वैलिड है, चालकों के लिए वैलिड है, और चालक के लिए वैलिड भी नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें। तो यहां पे भी लिख देते हैं हम नोट पॉइंट में कि यह विधि या इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा है ना, केवल चालक पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है ना। तो इस विधि के द्वारा हम केवल कौन पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, चालक को, अचालक को नहीं आवेशित कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। अच्छा एक बात हम बता रहे थे अभी, अर्थिंग के द्वारा भी इसमें कैसे होता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अर्थिंग के द्वारा कैसे किया जाता है, थोड़ा सा अगर समझे हम, तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, सिंपल यही समझा देते हैं, है ना। इसलिए मान लीजिए, देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा ना, आसान लगेंगी चीजें, वही चीजों को रटने का प्रयास कीजिएगा ना, चीजें मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो रटिए मत, समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु ए, इस पर टोटल चार्ज है 0, मतलब ये अनावेशित है। ये क्या है, अनावेशित। टोटल चार्ज क्या है, 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हमको इसको आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए क्या करेंगे, वही एक वस्तु पकड़ के लेके आएंगे, है ना। एक वस्तु पकड़ के लेके आए, एक वस्तु बी पकड़ के ले आए, जो ऑलरेडी आवेशित था, जो ऑलरेडी क्या था, आवेशित था, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित था ऑलरेडी। निगेटिव से भी आवेशित होगा, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित था। तो हमने क्या किया, हमको वस्तु ए को आवेशित करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वस्तु बी को वस्तु ए के संपर्क में ले आना है, क्योंकि फिर संपर्क में आ गया तो फिर प्रेरण नहीं बचेगा, क्योंकि प्रेरण विधि ऑलरेडी बोलता है कि कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाना है, संपर्क नहीं कराना है आवेशित वस्तु से, ठीक है जी। नहीं करवाएंगे, करीब तो ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। तो करीब लाएंगे, जैसे क्या करेंगे हमने क्या किया, आराम से समझिएगा। हमने क्या किया, वस्तु ए तो था, वस्तु बी को इसके करीब लेके आया, करीब करीब लेके आया, ये वस्तु था ये, और ये वस्तु बी है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज से आवेशित था, तो इस पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हुआ का, जैसे ही इसके करीब आया तो इसके अंदर देखिए, अनावेशित होने का मतलब क्या है, ये अनावेशित, टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या है, कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बराबर है निगेटिव चार्ज के, तब इस पर टोटल चार्ज 0 है। इस वस्तु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है ना। इसके वस्तु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से इस पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। लेकिन चार्ज तो है, इसके अंदर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, बस फर्क क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है जी। अब जानते हैं, जैसे ही बी वस्तु को इसके करीब ले जाएंगे तो होगा का, इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस सब के सब एक साइड आ जाएगा, पॉजिटिव रिपेल होकर इधर से रिपेल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस साइड सब पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा इधर, और इस साइड पूरा निगेटिव जमा हो जाएगा। इतना तो हम पहले भी किए थे, इसमें भी किए थे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम वस्तु बी को पकड़ के रखेंगे, आराम समझिएगा। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, वस्तु बी है और ये वस्तु ए। हमने क्या किया, वस्तु बी को पकड़ के रखा ताकि चार्ज को रिपेल करता रहे, प्रतिकर्षित करता रहे। हमने इसको पकड़ के रखा ताकि पॉजिटिव चार्ज इधर जमा होता रहे पूरा, और निगेटिव चार्ज इधर आता रहे। ठीक है जी।
अब क्या हुआ, जब पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल हो गया इधर पूरा, तो हमने क्या किया, इसको धरती से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया। आराम समझिएगा चीजों को, देखिए पूरा आसान लगेगा चीजें, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। जैसे का कि हम इसको अर्थिंग कर दिए, हमने क्या कर दिया, अर्थिंग। जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो होगा क्या, अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ये हमारा क्या है, अर्थ। और जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ है क्या, अर्थ है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का महासागर है पृथ्वी, धरती माता जो है हमारी, धरती माता क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा भरा पड़ा है एकदम धरती के अंदर, ठीक है ना, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िया से लिख देते हैं, है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन का महासागर है धरती। अब हुआ क्या, जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्ट किए, तो अर्थ से कनेक्ट करने के पश्चात होगा क्या, धरती माता क्या कहेगी, बाबू तुम्हारे पे पॉजिटिव चार्ज है, टेंशन क्या लेता है, हम इधर से निगेटिव चार्ज फ्लो करा देते हैं। तो धरती माता इधर से क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा देगी। समझ में आ रहा चीज है, क्या करवा देगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा देगी। समझ में आ रहा चीज है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, अब क्यों फ्लो करेगा, उसका कारण है, कारण ये है कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और धरती का पोटेंशियल कम है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल है ज्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो करंट तो इधर से इधर फ्लो करेगा। करंट का जो फ्लो होगा, करंट का फ्लो कहाँ होगा, करंट का फ्लो इधर होगा, करंट का फ्लो होगा कहाँ, बॉडी टू अर्थ, इधर से इधर, यहाँ पे इधर से इधर, करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। इधर कौन किसका फ्लो होगा, इधर, इधर से इधर करंट का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किधर होगा, अर्थ टू बॉडी, उल्टा चलता है ना इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा के विपरीत। तो करंट का फ्लो कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उल्टा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिल मिल करके उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। समझ में आ रहा चीज है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो खुद निगेटिव है, और ये सब निगेटिव जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव से मिलेगा, मिल मिल करके सब क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जैसे ही उदासीन करेगा, तो दोनों वस्तु को जैसे सेपरेट करेंगे हम, तो दोनों वस्तु को जैसे हम सेपरेट करेंगे, वस्तु ए को और ये वस्तु बी को, ये तो बी है, ये है, इस पर तो पॉजिटिव था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे और बढ़िया से, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है, सेपरेट एकदम अर्थिंग पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आवेशित कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव था, में तो कोई छेड़छाड़ हो भी नहीं किया है। इसमें क्या हुआ, जैसे ही क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जा करके पॉजिटिव के साथ मिल मिल करके सबको तो न्यूट्रल कर दिया। और जैसे ही न्यूट्रल हो गया, तो इसके अंदर केवल कौन बच गया जी, निगेटिव। क्या बच गया, निगेटिव। तो इस पर आ जाएगा पूरा निगेटिव चार्ज, सही है ना, इस पर आ गया कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब यहां पे समझना क्या है, यहां पे समझना ये है कि जो प्रेरण विधि है ना, प्रेरण विधि है, प्रेरण विधि में जो अनावेशित वस्तु होता है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश डेवलप होता है। जैसे अगर यहाँ पे बॉडी पॉजिटिव था, है ना, अगर बी को जो आवेशित वस्तु को हम लाए, अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए इस पर निगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर भी वही हाल है। ये अगर पॉजिटिव वस्तु के संपर्क में लाए हैं, सॉरी पॉजिटिव वस्तु को करीब लेके आए हैं, तो इस पर जो चार्ज आया वो कैसा आया, निगेटिव आया है। अगर यही निगेटिव होता तो इस पर चार्ज कैसा डेवलप होता, पॉजिटिव डेवलप होता। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नोट पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हैं कि प्रेरण विधि द्वारा, इस विधि द्वारा अनावेशित वस्तु पर, है ना, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। विपरीत प्रकृति का मतलब जो वस्तु के करीब ले जाएंगे, अगर पॉजिटिव के करीब ले जाएंगे तो निगेटिव आवेश आएगा, और निगेटिव के करीब ले जाएंगे तो पॉजिटिव आवेश आएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव के करीब ले गए तो इस पर आया निगेटिव आवेश, आया नहीं आया, है ना। अगर यही निगेटिव होता तो इस पर आता पॉजिटिव आवेश। क्लियर है चीजें, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस विधि में, है ना, इस विधि में अनावेशित वस्तु पर
आवेशित वस्तु की उपेक्षा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है, कि आवेश उत्पन्न होता है। सही है। बस यहां तक हम लोग को रहा प्रेरण विधि और आवेशन की तीनों विधियों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब पूरा बेहतरीन कवर किया है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अगले लेक्चर में हम यहीं से चीजों को उठाएंगे, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में, अर्थिंग को थोड़ा सा समझेंगे, है ना, ताकि चीजें हमारा और बढ़िया से क्लियर रहे, ठीक है ना। अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर उसके आगे की जो चीजें हैं जैसे आवेश के गुण वगैरह उसको डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन आवेश के गुण को डिस्कस करने से पहले उसका मात्रक वगैरह डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आवेश के मात्रक पर अभी नहीं गए हम लोग, आवेश के यूनिट के बारे में आप लोग अभी नहीं जाने हैं, क्योंकि आवेश का बहुत सारा यूनिट होता है और एग्जाम में वहां सवाल बनते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वही होगा यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक, उसी पर अपना पूरा लेक्चर चलेगा। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग चीजें कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आपसे लेंगे विदा। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।